हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग साइंस का तीन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस एक वीडियो में देखेंगे, जिसमें जंतुओं में पोषण, पौधों में जनन और कुछ महत्वपूर्ण पौधे, ये सभी तीन टॉपिक आप लोग इस एक पीडीएफ में देखने वाले हैं। अगर ये टॉप 100 एमसीक्यूज आप देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि कोई भी प्रश्न इन टॉपिक से बनने वाला आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं होगा। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। तो बिना विलंब किए चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यूपीटेट 2026 महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्नोत्तरी टॉप 100 एमसीक्यूज। चलिए, पहला टॉपिक है जंतुओं में पोषण। यहाँ से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं। किस में होता है? छोटी आंत में। भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत, इसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लार में पाए जाने वाले किस एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन शुरू होता है? तो एमाइलेज या टाइलिन। लार में टाइलिन या लार एमाइलेज एंजाइम होता है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अमीबा अपने भोजन को किस संरचना की सहायता से पकड़ता है? तो वो है पादाभ या कूटपाद। अमीबा एक कोश की जीव है। अब यहाँ से एक चीज आपको ये भी पता चला, जो कूटपाद या पादाभ को फैलाकर भोजन के कणों को घेरता है और खाद्य धानी बनाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है जहां भोजन का अस्थायी संचय होता है? रूमेन। जुगाली करने वाले जंतु शाकाहारी होते हैं। इनके आमाशय का पहला और सबसे बड़ा भाग रूमेन कहलाता है। वयस्क मनुष्य के मुख में चबाने और पीसने के लिए मुख्य रूप से कौन से दांत उत्तरदायी होते हैं? तो वो आपका है चवर्णक। इसे मोलर्स भी कहते हैं। चवर्णक दांतों का मुख्य कार्य भोजन को अच्छी तरीके से चबाना और महीन पीसना होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस बाइल जूस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में, याद रखिएगा, ठीक है। पित्त रस का स्राव यकृत करता है, परंतु इसका अस्थायी भंडारण पित्ताशय, इसे गाल ब्लैडर भी कहते हैं। आमाशय की भित्ति द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और पेप्सिन को सक्रिय करना। HCl भोजन के साथ हानिकारक जीवाणुओं को मारता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाकर पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पित्त रस भोजन के किस घटक के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा, फैट। पित्त रस वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है, जिसे वसा का पाइसीकरण और इमल्सीकरण भी कहते हैं। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम आंशिक रूप से पचे हुए प्रोटीन को सरल पेप्टाइड्स और अमीनो में बदलता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस में बदलता है, ठीक है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले उंगली के समान प्रवर्धन क्या कहलाते हैं? जो अवशेषण सतह को बढ़ाते हैं, उन्हें विलाई या दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में यह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो मुख्य रूप से जल एवं कुछ लवणों के अवशोषण का कार्य करता है? वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत अपचित भोजन से जल और कुछ महत्वपूर्ण लवणों का अवशोषण करता है। दूध पीने वाले शिशुओं के आमाशय में दूध प्रोटीन केसिन को पचाने वाला कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, ठीक है। रेनिन एंजाइम दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर उसे थक्के के रूप में जमाता है।
कभी भी देखिए जब छोटा बच्चा उल्टी करता है दूध पीने के बाद वो थक्के के रूप में आता है, वो यही है। ठीक है। मानव दंत सूत्र के अनुसार एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कुल कितने रदनक होते हैं? तो 2 याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, अंदर लेना, फिर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। पोषण के 5 मुख्य चरण हैं। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत है, लीवर है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अब ये भी याद रखिएगा, ये कैसी है? बाह्य स्रावी है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। जुगाली करने वाले शाकाहारी जंतु घास में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सक्षम होते हैं। सेलुलोज में, घास में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है, जिसके पाचन के लिए रूमेन में विशेष सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। स्वांगीकरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? पचे हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए उपयोग करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो वो है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, ना कि अग्नाशय के द्वारा। दांतों की ऊपरी चमकीली परत को क्या कहते हैं, जो मानव का सबसे कठोर पदार्थ है? इनेमल। एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये कि मानव के शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो इनेमल होता है, याद रखिएगा। दांतों के शिखर पर स्थित इनेमल, इसे दंत वल्क भी कहते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक या पदार्थ है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना है? ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। एक मांसाहारी जंतु में शाकाहारी जंतु की तुलना में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। मांसाहारियों में मांस का पाचन आसान होता है, जबकि शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन के लिए एक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। वसा के पूर्ण पाचन के उपरांत वह किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो वो वसीय अम्ल एवं गिल्सराल। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये पूरा लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भोजन नाली में भोजन को आगे धकेलने के लिए होने वाले तरंग जैसे गतिविधियों को क्या कहा जाता है? कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। ग्रास नली और संपूर्ण आहार नली की पेशियों में क्रमिक संकुचन और शिथिलन को क्रमाकुंचन कहते हैं, याद रखिएगा। मानव पाचन तंत्र में गॉबलेट कोशिकाएं मुख्य रूप से किसका स्राव करती हैं? ये श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती हैं। ठीक है। गॉबलेट कोशिकाएं आहार नाल के उपकला ऊतक में पाई जाती हैं। ये म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित कर मार्ग को चिकना और सुरक्षित बनाती हैं। यदि किसी कारणवश मनुष्य की पाइलोरी ग्रंथि कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी प्रक्रिया सबसे ज्यादा प्रभावित होगी? आमाशय में जठर रस का स्राव। पाइलोरी ग्रंथियां आमाशय के निचले हिस्से में होती हैं और जठर रस और गैस्ट्रिन हार्मोन्स का नियमन करती हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस विशिष्ट संरचना के भीतर होता है? तो खाद्य धानी, याद रखिएगा। ठीक है। अमीबा में अंतर्गृहित भोजन कूटपाद के मिलने से बनी खाद्य धानी के अंदर पाचक एंजाइमों के द्वारा पाया जाता है। दांतों के क्षय का मुख्य कारण क्या होता है? शर्करा युक्त भोजन के कारण जीवाणुओं द्वारा अम्ल का निर्माण करना। भोजन के मीठे अंशों पर बैक्टीरिया क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर इनेमल का क्षरण शुरू हो जाता है। अब कितने पीएच पे हो जाता है ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए,
क्वाशिकोर नामक कुपोषण जनित रोग भोजन में किसकी गंभीर कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोकर मुख्य रूप से बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी से होने वाला रोग है, जिसमें पेट फूल जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, जिसकी कमी से मसूड़ों में खून आना या स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कोलेजन प्रोटीन का निर्माण प्रभावित होने लगता है, ठीक है, जिससे स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण का प्रदर्शन करता है? मशरूम या कवक? मशरूम या कवक मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सी ग्रंथि अत्यधिक सूज जाती है, जिससे घेंघा रोग होता है? वो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के कारण जो निर्माण है उसके लिए आवश्यक है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। अब हम लोग 25 प्रश्न करेंगे पौधों में पोषण के। हमने कहा था ना कि इसमें 3-4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में पोषण के 25 प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सभी को पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं, जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो इसका वास्तविक स्रोत होता है जल, H2O। हिल अर्थात अभिक्रिया के दौरान जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र कहलाते हैं, जिनमें या जिनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छिद्र होते हैं। जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्ती पर छिद्र दिखाई देते हैं, बिंदे बिंदे, यही है जो गैसों को विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी मुख्य रूप से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं? तो नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए, ये उगते ही ऐसी जगह है जहां नाइट्रोजन की कमी रहती है, ये भी याद रखना है। अमरबेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? परजीवी, ठीक है। अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी पौधा है जो अपने मेजबान पौधे से हास्टोरिया चूस्कांग द्वारा भोजन अवशोषित करता है। जिस पे चढ़ेगा उसी से भोजन ग्रहण करेगा, याद रखिएगा। लाइकेन किन दो जीवों के बीच अत्यंत घनिष्ठ सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो वो है शैवाल और कवक। लाइकेन में शैवाल भोजन बनाता है, कवक आश्रय व खनिज जल उपलब्ध कराता है। यह सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण का सही रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो ये है 6CO2 12H2O 6S12O6 6O2 और 6H2O। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में 6 अणु CO2 12 अणु H2O मिलकर ग्लूकोज 6 अणु O2 और 6 अणु H2O का निर्माण करते हैं। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्ती तक पहुंचाने के लिए कौन सा संवहन ऊतक उत्तरदायी होता है? तो जाइलम। जाइलम ऊतक जड़ों से जल और विलेय खनिजों को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पत्तियों के ऊर्ध्वगामी दिशा में पहुंचाता है। पत्तियों में बने हुए कार्बनिक भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम करता है, याद रखिएगा।
फ्लोएम द्वारा पत्तियों द्वारा निर्मित सुक्रोज व अन्य कार्बनिक पोषक तत्वों को द्विदिशीय रूप से संचारित करता है। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल की पोर फायरिंग रिंग संरचना का केंद्रीय परमाणु है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है? तो द्वार कोशिकाएं, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वे स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। जल निकलने पर वे बंद हो जाते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम है। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो लेग्युमिनेसी दलहन कुल के पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक अभिक्रिया केल्विन चक्र स्ट्रोमा में होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंशिक स्टेम परजीवी पौधा है? वो है आपका विस्कम या मिसलेटो। विस्कम हरे रंग का होता है और अपना भोजन स्वयं बना सकता है, परंतु जल व खनिज के लिए मेजबान पौधे के तने पर निर्भर रहता है। ये भी याद रखना है। मृदा में घुले हुए नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर पौधे मुख्य रूप से किसका संश्लेषण करते हैं? तो प्रोटीन का। नाइट्रोजन अमीनो अम्लों का मुख्य घटक है जो आगे चलकर प्रोटीनों के संश्लेषण का आधार बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप सभी को याद रहना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में या किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल द्वारा लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण सबसे प्रभावी रूप से होता है, इसलिए लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कीटभक्षी नहीं है? तो मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी पौधा है जिसे इंडियन पाइप भी कहते हैं। बाकी तीनों कीटभक्षी हैं, याद रखिएगा। पत्तियों की जांच करते समय स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस रासायनिक घोल का उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करके गहरा नीला और काला रंग प्रदर्शित करता है। मृदा में मैग्नीज और बोरान जैसे तत्व पौधों के लिए किस श्रेणी के पोषक तत्व कहलाते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एटीपी, NADPH और O2। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंत में आत्मसातकारी शक्ति के रूप में ATP और NADPH बनते हैं तथा O2 सह उत्पादक के रूप में निकलती है। O2 का मतलब ऑक्सीजन। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने द्वारा होता है क्योंकि उनकी पत्तियां किस में बदल जाती हैं? तो कांटों में बदल जाती हैं। मशरूम व मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां कांटों का रूप लेती हैं। तना हरा व चपटा होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। वीनस फ्लाईट्रैप एक कीटभक्षी पौधा है और यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो रूपांतरित संवेदी पत्ती के कपाटों का। वीनस फ्लाईट्रैप की पत्तियां दो कपाटों में बटी होती हैं।
जिनकी सतह पर ट्रिगल बाल होते हैं। कीट के बैठते ही कपाट तुरंत बंद हो जाते हैं। पौधों में क्लोरोसिस, हरिमहीनता रोग, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होता है? तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन इसकी संरचना के लिए जरूरी है। इनकी कमी से पत्तियां हरिमहीन होकर पीली हो जाती हैं। अब हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन पौधों में जनन से रिलेटेड। हमने कहा था ना, इस वीडियो में 3 से 4 टॉपिक आपको कवर करवाएंगे, और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक वीडियो से आपके 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं साथ में। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन जो हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखते हैं। पुष्पक का कौन सा भाग नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर भाग है, जिसके 2 हिस्से होते हैं, परागकोश और पुंतंतु, फिलामेंट और एंथर, दोनों याद रखिएगा। पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। पराग कणों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की इस भौतिक प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा संपन्न होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट कोशिकाओं में एक छोटा बाह्य प्रवर्ध मुकुल या बड निकलता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर जनक कोशिकाओं से अलग हो जाता है। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा के कायिक प्रवर्धन किस अंग के माध्यम से होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है। ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो गिरकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात पुष्प का बीजांड ओव्यूल किस संरचना में विकसित होता है? तो बीज में। निषेचन के बाद अंडाशय ओवरी फल में बदल जाती है और अंदर स्थित बीजांड ओव्यूल बीज में विकसित होता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मांस और फर्म जैसे निम्न श्रेणी के पौधों में जनन मुख्य रूप से किस अलैंगिक संरचना के द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। मांस फर्म कवकों में बीजाणुधानी के अंदर सूक्ष्म, हल्के और प्रतिरोधी बीजाणु बनते हैं, जो हवा द्वारा फैलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं? सरसों और गुड़हल, मस्टर्ड और हिबिस्कस। सरसों, गुड़हल, गुलाब ये द्विलिंगी पुष्प हैं, जबकि पपीता, तरबूज, मक्का एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। गुलाब और गन्ने के पौधे को नए सिरे से उगाने के लिए सामान्यतः कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की किस विधि का उपयोग करते हैं? तो कटिंग या कलम लगाना। इन पौधों के तने के टुकड़े को मिट्टी में दबाकर कटिंग विधि से आसानी से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली त्रिगुणित संरचना क्या कहलाती है? तो भ्रूणपोष कहलाती है। एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। हवा द्वारा प्रकीर्णित होने वाले बीजों को मुख्य विशेषता क्या है? तो बीज बहुत छोटे होते हैं, हल्के और पंख युक्त या रोम युक्त होते हैं, जैसे मदार आँख है, आकर्क है, डोमेस्टिक है, सहजन जिसको बोलते हैं। इनके बीज हल्के और रोम युक्त या पंख युक्त होते हैं, जिससे वे हवा में आसानी से उड़ जाते हैं। अंजीर और पीपल के वृक्षों में परागण मुख्य रूप से किसके माध्यम से संपन्न होता है? तो कीटों, जैसे ततैया। अंजीर में हाइपेथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसके अंदर विशिष्ट प्रकार के कीट, जिसे बोलते हैं ब्लास्टोफेगा, परागण की क्रिया करते हैं। बिना निषेचन के ही अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिससे बीज रहित फल बनते हैं?
अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिषेचन फलन कहते हैं, जैसे केला और बीज रहित अंगूर। आलू के कंद पर पाई जाने वाली आंखें वास्तव में क्या कहलाती हैं? प्रवरसंधियों द्वारा स्थित कलिकाएं। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है, तो आलू क्या है? एक तना है जिसकी सतह पर स्थित आंखें वास्तव में प्रवरसंधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं हैं जो अंकुरित हो सकती हैं। जल परागण का सटीक उदाहरण कौन सा पौधा प्रदर्शित करता है? तो वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एक पूर्ण जलमग्न पौधा है जिसमें परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। कमल और जलकुंभी में कीट या वायु के द्वारा परागण होता है, याद रखिएगा। पुष्प के स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए चिपचिपा होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी हिस्सा है जो परागण के समय परागकणों को आकर्षित और ग्रहण करता है। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्वयुग्मन या स्वपरागण कहते हैं। एक ही पुष्प के भीतर होने वाले परागण को स्वयुग्मन या स्वपरागण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य फल है जिसका विकास अंडाशय के बजाय पुष्पासन से होता है? तो वो आपका सेब है। सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग या मांसल पुष्पासन होता है, अतः इन्हें असत्य या आभासी फल भी कहते हैं। स्पाइरोगाइरा नामक हरे शैवाल में अलैंगिक प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन या खंडन। स्पाइरोगाइरा का तंतुमय शरीर परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नया जीव बनाता है। बीज प्रकीर्णन की विस्फोट क्रिया किस पौधे में देखी जाती है जिसके फल झटके से फटकर बीजों को दूर फेंक देते हैं? रंडी या बालसम। बालसम या अरंडी जिसको भी बोलते हैं, और मटर के फल सूखने पर अचानक तीव्र झटके के साथ फटते हैं जिससे बीज दूर तक छिटक जाते हैं। नारियल के फलों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है? तो जल के द्वारा होता है। नारियल का बाह्य आवरण रेशे द्वारा होता है जिससे यह पानी पर तैरते हुए मीलों दूर तक जा सकता है। बीज अंकुरण के समय सर्वप्रथम विकसित होने वाला भाग जो नीचे जाकर प्राथमिक जड़ बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़तंत्र विकसित होता है और प्रांकुर से प्रोह तंत्र, तने और पत्तियां विकसित होती हैं। कायिक कृत्रिम कायिक जनन की ग्राफ्टिंग विधि में किस जड़ सहित पौधे पर अन्य पौधे की टहनी लगाई जा सकती है? उसे क्या कहते हैं? उसे स्टॉक कहते हैं। आधार वाले जड़ रहित पौधे को स्टॉक और ऊपर जोड़ी जाने वाली उन्नत किस्म की टहनी को सियोन कहा जाता है। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? इनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्पों में या तो केवल नर अंग पुंकेसर होगा या केवल मादा अंग स्त्री केसर होगा। परागण की भित्ति किस अत्यधिक प्रतिरोध की कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता? इस बनी होती है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन पादप जगत का सबसे प्रतिरोधी पदार्थ है जिसके कारण परागकण हजारों वर्षों तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय की भित्ति मुख्य रूप से विकसित होती है जो फल की सुरक्षा करती है। फल भित्ति अंडाशय की दीवार परिपक्व होकर फल भित्ति बनाती है जो 3 परत बाह्य, मध्य, आंतरिक में विभाजित हो सकती है। अब हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, लाभदायक पौधे, जिनसे 20 प्रश्न हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो देख रहे हैं ना, एक सीरीज में मैं आपके लिए 100 प्रश्न लाया हूँ, 4 टॉपिक इसमें सम्मिलित किया हूँ। और इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने हर एक दोस्त, भाई, बहन, उन सब तक इसको पहुँचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाली प्रसिद्ध दवा कुनैन किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना।
सिंकोना वृक्ष के छाल में कुनैन नामक एल्कलाइड प्राप्त होता है जो मलेरिया के इलाज में अचूक औषधि है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होने वाली एक सतही रेशा है? तो बीजों की बाह्य त्वचीय रोम से। कपास का रेशा वास्तव में कपास के बीजों अर्थात बिनौले की सतह पर उगने वाले सेल्यूलोजीय रोम होते हैं, याद रखिएगा। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण औषधि रेसरपिन या रेस्प्रिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त की जाती है? तो सर्पगंधा। सर्पगंधा की जड़ों में रेस्प्रिन नामक रसायन निकाला जाता है जो उच्च रक्तचाप और मानसिक उन्माद को ठीक करने के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक महत्वपूर्ण तिलहन और दलहन दोनों के रूप में जानी जाती है? तो वो है आपकी सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन दलहन और 20% तेल के गुण तिलहन होते हैं। यह दोनों श्रेणियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला मुख्य उत्तेजक एल्कलाइड कौन सा है जो ताजगी का एहसास कराता है? कैफीन या थीन? चाय और कॉफी दोनों में कैफीन पाया जाता है। चाय में इसे थीन भी कहते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। जूट के रेशे पौधे के किस भाग को रेटिंग के द्वारा अलग किए जाते हैं? सड़ाने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। तो तने के बास्ट या फ्लोएम से। जूट पटसन के तने की छाल से प्राप्त होता है। तनों को पानी में सड़ाकर रेशे से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद च्युइंगम और विशिष्ट प्रकार के बर्निश बनाने में प्रयुक्त लेटेक्स प्रदान करता है? वह है आपका चीकू का पौधा। चीकू के पेड़ के लेटेक्स से चिकल प्राप्त होती है जो च्युइंगम का मुख्य आधार होता है। लौंग जिसका उपयोग मसाले और दंत चिकित्सा के रूप में होता है पौधे का कौन सा भाग है? तो उसे शुष्क पुष्पकलिका बोलते हैं। लौंग सिनेजीजियम एरोमेटिकम नामक पौधे की सूखी हुई बिना खिली पुष्पकलिका होती है, याद रखिएगा। दालें किस पादप कुल से संबंधित हैं जो प्रोटीन का सर्वोत्तम शाकाहारी स्रोत है? लेग्यूमिनेसी या फैबेसी? सभी दालें चना अरहर मूंग उड़द लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल के अंतर्गत आते हैं जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। प्रसिद्ध इमारती लकड़ी सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। शीशम का नाम डलवर्जिया सीसू है और साल का नाम सोरिया रोबस्टा है। ठीक है। केसर मसाला जो विश्व के सबसे महंगे मसालों में से एक है क्रोकस सैटाइवस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये शुष्क वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर पुष्प के सूखे हुए मादा का जो भाग है वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। बायोडीजल के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस नकदी और आर्थिक पौधे की खेती की जाती है? तो वह है जेट्रोफा या रतनचोद। जेट्रोफा कुरकास के बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग जैविक डीजल या बायोडीजल बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हल्दी में पाया जाने वाला कौन सा सक्रिय रासायनिक यौगिक उसे पीला रंग और एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करता है? कुरकुमिन या करक्यूमिन भी इसे बोलते हैं। हल्दी के प्रकंद में कुरकुमिन या करक्यूमिन नामक पॉलीफेनोल पाया जाता है। इसे औषधीय और पीले रंग का कारण है। कागज उद्योग में सेलुलोज लुगदी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पेड़ की लकड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यूकेलिप्टस और बांस। बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी के रेशे कोमल होते हैं जिनका उपयोग उत्तम गुणवत्ता की लुगदी और कागज बनाने में होता है। हींग जो भारतीय रसोई का एक प्रमुख मसाला है फेरुला पौधे के किस भाग के स्राव से प्राप्त होती है? पौधे का नाम भी याद रखना है। तो ये होती है जड़ों से प्राप्त ओलियोगम रेजिन से। हींग
फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों से निकलने वाले सूखे लेटेक्स या गोंद राल से प्राप्त होती है। अफीम पोस्ता के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है जिसे सुखाकर मार्फिन और कोडीन बनाई जाती है? कच्चे फल के लेटेक्स से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक शुष्क जलवायु की नकदी फसल है जिसे गोंद व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त होता है? तो बबूल या अकेसिया के तने से प्राकृतिक गोंद स्रावित होता है जिसका आर्थिक और औषधीय महत्व है। पेय पदार्थ कॉफी पौधे के किस भाग को भूनकर तैयार की जाती है? तो इसके बीज को। कॉफी अरेबिका नामक पौधे के पके हुए फलों से बीजों को निकालकर सुखाकर और भूनकर कॉफी पाउडर बनाया जाता है। चंदन की लकड़ी से सुगंधित तेल निकालने के लिए पेड़ के किस भाग का मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो अंतःकाष्ठ, परिपक्व मुख्य, तने की लकड़ी का। ठीक है, चंदन के वृक्ष के तने, आंतरिक परिपक्व लकड़ी से सुगंधित औषधीय तेल संचित होता है। पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक जल सोखने के कारण पारिस्थितिकी का आतंकवादी किस व्यावसायिक पेड़ को कहा जाता है? तो उसे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का पौधा भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक तेजी से घटाता है जिससे इसके आसपास की भूमि को बंजर होने में बहुत समय नहीं लगता है। ये आपका वो लास्ट में हमने कुछ त्वरित पुनरावृत्ति के नोट्स रखे हुए हैं। ये नोट्स अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। देखिए, मैंने कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो अगर आप लोग अंत तक रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी भी। डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपकी शक्ति पर। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल का क्रम, मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। महत्वपूर्ण एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। टाइलिन, लार स्टार्च का पाचन। पेप्सिन वारेनिन, आमाशय, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन, अग्नाशय, प्रोटीन का पाचन। लाइपेज, वसा पाचन। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस को स्रावित करती है। पित्त वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करता है। भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत की विलाई या दीर्घ रोम संरचना द्वारा होता है। पौधों के पास जो पोषण है उसमें प्रकाश संश्लेषण है, कुछ पौधों के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर ये आपका पौधों में जो है जनन है, अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, और लैंगिक जनन के बारे में है। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर लास्ट में आपको कुछ औषधीय लाभदायक पौधे दिए गए हैं। ऊपर हमने बात कर लिया है, ठीक है, रेशे और मसाले हैं, पर्यावरण महत्व के बारे में है। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? जो हमने आपको पढ़ाया ये कैसा लगा? आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से तैयार की जाती हैं, तो आप लोग इस पर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या चीज़ें इसमें कमी थी और इस नोट्स को और बेहतर भी बनाया जा सकता था। इन सारी चीज़ों पर हम आपका सुझाव जानना चाहते हैं। बाकी जो टॉपिक हमने करवाया है प्यारे मित्रों, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, एक बार अच्छे से देख के जाएंगे, इन 4 बिंदुओं से बनने वाला कोई भी प्रश्न लिख के ले लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं मिलेगा। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।